हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार नॉलेज स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तल दर्पण के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग समझेंगे। उत्तल दर्पण को देखो, उत्तल दर्पण को गलियों में लगे बल्ब में लगाया जाता है। गलियों में लगे बल्ब में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का काम होता है रोशनी को फैलाना, इसलिए उत्तल दर्पण को गलियों में लगे बल्ब में लगाया जाता है। दूसरा, उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब कि देखो, कोई वाहन है, उसके साइड में जो मिरर रहता है, बगल में जो मिरर रहता है, दर्पण रहता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर में, और यह है गलियों में लगे बल्ब में। गलियों में लगे बल्ब में। आगे है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए या हजामत करने के लिए किया जाता है। क्योंकि देखो, अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है, दाढ़ी का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में। दूसरा, सोलर कुकर में परावर्तक के रूप में। सोलर कुकर में परावर्तक के रूप में। सोलर कुकर के बारे में पिछले वीडियो में बता दिए थे कि सोलर कुकर में खाना गर्म किया जा सकता है। कोई भी उबालने वाला चीज सोलर कुकर में बनाया जा सकता है। सूर्य प्रकाश अवतल दर्पण में पड़ता है और उससे परावर्तन होकर सोलर कुकर पे पड़ता है, इसके कारण खाना गर्म होता है, इसलिए सोलर कुकर का उपयोग अवतल दर्पण में किया जाता है। आगे समझेंगे उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर। उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर। उत्तल तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ उत्तल लिखा जाता है, एक तरफ अवतल। फर्स्ट पॉइंट, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में सीधा तथा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल में सीधा प्रतिबिंब और अवतल में सीधा तथा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी तथा सीधा दोनों प्रतिबिंब, आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक तथा आभासी। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा, छोटा तथा वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसमें छोटा, बड़ा तथा बराबर प्रतिबिंब भी बनता है। ये तीन अंतर है उत्तल और अवतल दर्पण में।
नोट कीजिए। आगे समझेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदुएं। गोलीय दर्पण के मुख्य बिंदुएं। देखो, गोलीय दर्पण में सबसे पहले आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। देखो, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। जैसे देखो, ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। कौन सा? अवतल दर्पण। इस गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। दूसरा होता है वक्रता त्रिज्या। देखो, गोलीय दर्पण में सतह से केंद्र के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण में सतह से केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तीसरा होता है ध्रुव। तीसरा होता है ध्रुव। देखो, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण ये है, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। आगे समझेंगे प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। देखो, ये दर्पण है, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के केंद्र, दर्पण के ध्रुव और दर्पण के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष, ये क्या है? प्रधान अक्ष। पांचवा होता है मुख्य फोकस या फिर फोकस। मुख्य फोकस। देखो, दर्पण के ध्रुव और केंद्र के मध्य बिंदु को, दर्पण के ध्रुव और केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है। केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है। फोकस को F से सूचित किया जाता है। फोकस को F से सूचित किया जाता है। अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी। देखो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इसे छोटा f, स्मॉल f से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। नोट कीजिए। आगे है किरण आलेख खींचने के लिए मुख्य बिंदुएं। पहला देखो, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। मतलब कि प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरा है, जब प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है
तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर आती है। दूसरा देखो, फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। तीसरा है, जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसी रास्ते से पुनः लौट जाती है, मतलब वक्रता केंद्र से गई तो पुनः उसी रास्ते से आएगी। और यहाँ पे परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों का मान 0 होता है। परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान 0 होता है और ये दर्पण पर लंबवत आती है। केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। चौथा है, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आती है, जब प्रकाश की किरणें ध्रुव पर आती है तो परावर्तन आपतन कोण जितना होता है उतना ही बनाकर परावर्तित हो जाती है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ बराबर होता है। जब प्रकाश ध्रुव पर आती है तो I बराबर R। नोट कीजिए। आगे समझेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो, अवतल दर्पण में वस्तु को 6 स्थानों में रखा जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु को 6 स्थानों पे रखा जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु को 6 स्थानों पे रखा जाता है। पहला होता है अनंत, दूसरा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा होता है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, फोकस के बीच, पांचवा होता है फोकस पर, फोकस पर, छठा होता है फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच, फोकस तथा ध्रुव के बीच। देखो, अनंत पहला होता है अनंत पर, दूसरा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, छठा फोकस तथा ध्रुव के बीच। देखो, ये है अवतल दर्पण, ये देखो दर्पण के बीच में क्या होता है, ध्रुव होता है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र और ये दोनों के बीच फोकस। देखो, अनंत मतलब दर्पण से बहुत दूर, इतना दूर कि उसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। दर्पण से बहुत दूर मतलब सी के बहुत पीछे, और अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच मतलब ये अनंत इधर हो गया, इधर हो गया अनंत, और ये वक्रता केंद्र, ये दोनों के बीच मतलब यहाँ पे वस्तु को रखी जाती है। दूसरा कंडीशन में, तीसरा कंडीशन में वक्रता केंद्र पर मतलब वस्तु को यहाँ पे रखी जाती है, वक्रता केंद्र मतलब सी पर, चौथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच मतलब सी और एफ के बीच वस्तु को रखी जाती है। पांचवा फोकस पर, फोकस मतलब एफ पर,
वस्तु को फोकस पर रखी जाती है। छठा, फोकस तथा ध्रुव के बीच वस्तु को रखी जाती है, मतलब फोकस और ध्रुव F और P के बीच वस्तु को रखी जाती है। इन 6 स्थानों पर वस्तु को रखने से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। आगे समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 स्थानों पर रखी जाती है। उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 स्थानों पर रखी जाती है। पहला अनंत पर, दूसरा अनंत तथा ध्रुव के बीच। देखो, पहला अनंत पर, दूसरा अनंत तथा ध्रुव के बीच। उत्तल दर्पण ऐसे बनता है, इसका अंदर वाला भाग रंगा हुआ होता है। ये देखो, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और ये गोला इस तरफ है, तो इसका केंद्र भी इस तरफ होगा और केंद्र और ध्रुव के बीच फोकस होता है, तो फोकस भी इस तरफ होगा। मतलब इस तरफ कोई भी बिंदु नहीं है और दर्पण के सामने ही वस्तु को रखा जाता है, तभी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब नहीं बनती है। देखो, पहला स्थान अनंत पे, मतलब इससे बहुत पीछे, दर्पण से बहुत दूर। दूसरा अनंत तथा ध्रुव के बीच, मतलब यहाँ पे, इधर अनंत हो गया, ये ध्रुव, ये दोनों के बीच वस्तु को रखा जाता है उत्तल दर्पण में। अवतल में 6 स्थान होते हैं, उत्तल में 2 स्थान होते हैं। इन दोनों के किरण आलेख के बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। बस यहाँ तक इतना ही।